हाय, वी आर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में अब तक हमने देखा है यूटिलिटी अप्रोचेस, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। उन कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ के हमें थोड़ा सा कंज्यूमर का माइंडसेट समझ में आता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें डिमांड के बारे में बात करनी है। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर के बिहेवियर का इम्पैक्ट पड़ना है ना, वो उसके डिमांड किए जाने गुड्स और सर्विसेज पे पड़ना है। समझना, आप क्या किस चीज से कितनी यूटिलिटी डिराइव कर सकते हो, ये सारी चीजें समझने के बाद अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि ये पता करना कि आप कितनी यूनिट्स खरीदोगे। अगर ये पता पड़ जाए कि आप इतनी यूनिट्स इतने प्राइस पे खरीदने वाले हो, तो डिसीजन उस तरह से लिए जाएंगे। ठीक है। सो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज डिमांड। मैं कहता हूं कि डिमांड के ऊपर भी हम दो पार्ट्स में इस चैप्टर को इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है डिमांड का, वो दो चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे एक तरह से। वन विल बी डिमांड एंड अनदर विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड के बेसिस पे दो चैप्टर हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिर्फ डिमांड। पहले डिमांड समझ लेंगे एंड टू एंड, उसके बाद इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद डिमांड। डिमांड होता क्या है? बेसिकली हम ये सोचते हैं कि जो मेरे को चाहिए ना वो डिमांड है, पर ऐसा नहीं है। जो आपको चाहिए ना वो आपकी इच्छा, डिजायर, विलिंगनेस, ये सब है, पर वो डिमांड नहीं है। बिकॉज डिमांड बनने के लिए उसके साथ दो एलिमेंट्स और चाहिए। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं तो आपकी डिमांड तब अराइज होगी, मैं उसको डिमांड तब मानूंगा जब आपकी विलिंगनेस तो हो किसी चीज को खरीदने की, एबिलिटी भी हो। और साथ में डिजायर तो है ही जरूरी। फिर से समझना, आपकी डिमांड कब बनेगी? जब आपको किसी चीज की डिजायर है कि हाँ मेरे को ये चाहिए, साथ में उसके लिए पैसे देने की विलिंगनेस है, उसको मैं बोलूंगा विलिंगनेस टू पे। साथ में पैसे भी तो होने चाहिए, जिसको मैं कहूंगा कि एबिलिटी टू पे। थोड़ा सा आप के बारे में सोचिए। कोई चीज़ आपको खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल एक बाइक खरीदनी है, या आपको कोई अच्छी ड्रेस खरीदनी है, सोच रखा है आपने, आप इंटरनेट पे चेक करते रहते हो उसको, तो आपकी डिज़ायर है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि आपकी एबिलिटी टू पे वहाँ पे नहीं है। आपके पास पैसे होते तो आप खर्च भी कर देते, यू वर विलिंग टू पे, लेकिन है ही नहीं पैसे, तो कैसे खर्च करें? तो ऐसे केस में वो डिजायर डिजायर रह जाती है, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती। डिमांड का मतलब जिसकी वजह से मार्केट में वाकई में कुछ एक्शन होगा, आप खरीदने जाओगे कुछ, ठीक है, वही डिमांड होता है। सिर्फ आप मन में सपने देख रहे हो, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिमांड। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एबिलिटी टू पे भी है, डिजायर भी है, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है। जैसे थोड़े से आप कंजूस हो, आप सोचते हो यार ये चीज़ होनी चाहिए मेरे पास, पैसे भी खूब है, लेकिन है ना पैसे खर्च नहीं किए जाते, मन नहीं मानता पैसे खर्च करने का। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा कि डिमांड नहीं बनी है। तो डिमांड के अंदर क्या होना चाहिए? विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए। सो हाउ डू वी डिफाइन डिमांड? पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि डिमांड भी दो तरह की होगी, उस हिसाब से डेफिनेशन लिखेंगे। डिमांड होगी आपकी खुद की, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, या हो सकती है ओवरऑल मार्केट की। आपकी खुद की डिमांड इंडिविजुअल, और आपके जैसे जो भी लोग हैं मार्केट में उन सबकी डिमांड को मिला दें तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड मीन्स आपकी डिमांड, एक बंदे की डिमांड, किसी भी एक बंदे की। लेकिन सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को क्लब कर देते हैं तो मार्केट डिमांड। क्यों जरूरत पड़ती है सर सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को क्लब करने की? क्या है ना कि मार्केट के हिसाब से हमें सोचना है। मैं तो अभी आपको डिमांड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एंड में जाकर के हमें सारी चीज़ों को मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ओवरऑल कितनी डिमांड है, मार्केट में ओवरऑल कितनी सप्लाई है। ठीक है। तो उस तरह से समझने के लिए हमें मार्केट का पर्सपेक्टिव भी तो समझना पड़ेगा डिमांड का। ठीक है। तो डिमांड मतलब विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मैं अब आपके लिए इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन लिख देता हूं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? ये
इट रेफर्स टू, एक्चुअली डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी जो आप खरीदने वाले हो. इट रेफर्स टू all the quantities, it refers to all the quantities. एक क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, कई तरह की अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती हैं. इट रेफर्स टू ऑल द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी. ये क्वांटिटीज किसकी हैं? किसी कमोडिटी की हैं, गुड्स की या सर्विसेज की हैं. विच अ कंज्यूमर, विच अ कंज्यूमर, जो कि एक कंज्यूमर इज विलिंग, मैंने आपको बताया विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए. तो इज विलिंग, विलिंग और साथ में एंड क्या लिखूं? एबल, इज विलिंग एंड एबल टू परचेज. देखिए थोड़ी डेफिनेशन जैसी बन गई. क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? इट रेफर्स टू ऑल द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच, कितने कंज्यूमर? अ कंज्यूमर, क्योंकि ये कौन सी डिमांड है? इंडिविजुअल डिमांड है, तो एक कंज्यूमर के बारे में बात होगी. विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस. अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी की वजह से जो भी वो क्वांटिटी परचेज कर सकता है, क्या है ना, अलग प्राइस पे अलग क्वांटिटी परचेज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो डिमांड है. क्या मतलब सर? मतलब ऐसा मान के चलिए कि मैं यहाँ पे डिमांड शेड्यूल बनाता हूँ आपके लिए. डिमांड शेड्यूल मतलब एक टेबल जिसमें आप डिमांड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. जैसे मैंने क्या किया, मैंने ली दो चीजें, एक है प्राइस और दूसरी है क्वांटिटी, कि कितने रुपए पे कोई कंज्यूमर कितना खरीदने को रेडी है. प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट प्राइस चेंज होते रहते हैं. सही है ना? आप आज जिस चीज को जिस प्राइस पे खरीद के आए हो, कल उतने ही प्राइस पे मिले जरूरी नहीं है. प्राइसेस टेंड टू चेंज. प्राइस चेंज होते रहते हैं तो आपकी डिमांड भी तो चेंज हो जाएगी. अगर जो चीज़ आपको आज सस्ते में मिल रही है कल वो महंगे मिलेगी तो आप कम खरीदोगे ना. नेचुरल सी बात है. कंज्यूमर महंगे में कम खरीदता है, जब सस्ता होता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है. क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कि प्राइस कम था तो उस टाइम पे ज़्यादा डिमांड रही होगी. जैसे कोई चॉकलेट जो 5 रुपए की मिलती है वो 1 रुपए की मिले तो आप खूब सारी खरीद लाओगे, राइट? तो लेकिन जब प्राइस बढ़ता रहेगा ना तो आप इन क्वांटिटीज़ को भी कम करोगे. मैं ये नहीं बोलता कि सेम रेशियो में कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कम ज़रूर होगा. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी. ये एक ट्रूथ है, इसको डिनाई नहीं कर सकते. बाद में जाके बताऊंगा, इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड भी बना हुआ है. ठीक है सर, समझ में आ गया? सो ये पूरा जो है ये पूरा डिमांड है. तो डिमांड का मतलब हुआ एक कैटलॉग, एक पूरा कैटलॉग जो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे, जिसमें आपकी हर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी जो आप एज ए कंज्यूमर अपने दिमाग में परसीव करते हो वो डिस्क्राइब्ड होगी. फिर से समझना क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड. इट रेफर्स टू ऑल द क्वांटिटीज. इट रेफर्स टू व्हाट? ऑल द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच, कितने कंज्यूमर, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to purchase at various possible prices. ठीक है? जो आप अलग अलग प्राइसेस पे कंज्यूम करोगे, वो अलग अलग क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटीज किसका पार्ट बनती है? डिमांड का पार्ट बनती है. मैंने आपको ये जो डिमांड शेड्यूल बनाया ना, ये एक इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इसमें समझने वाली बात और भी है. जैसे आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर कोई एक प्राइस पे एक क्वांटिटी दे रखी हो तो उसको हम डिमांड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. तो मैं एक नोट लिखूंगा कि डिमांड इज डिफरेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डिफरेंट.
ध्यान से समझना इसको। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। डिमांड अलग है, क्वांटिटी डिमांडेड अलग चीज है। डिमांड सारी चीजों को बोलते हैं, वो पूरे कैटलॉग को बोलेंगे डिमांड, वो पूरे टेबल को डिमांड कहूंगा मैं, जिसमें अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है उस पर जितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब एक तरह से आपकी पूरी बुक जो है वो डिमांड और उसका कोई एक पन्ना वो क्वांटिटी डिमांडेड। वैसे ही इस पूरी टेबल को डिमांड कहूंगा, उसमें कोई एक वैल्यू कि भाई 2 रुपए के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी, तो वो क्या कहलाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज डिस्क्राइब्ड at a particular price. At a particular price. Quantity demanded is described at a particular price. इस तरह से सिनेरियो हमारा चलता है। आप समझ गए होंगे कि डिमांड क्या होता है, उसमें भी इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी आपने देख लिया। मैं इसका कर्व बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें। एक वैल्यू को x और दूसरी को y मान करके हम इसका एक कर्व जैसा बनाएं। सर ये ऐसा कैसे करेंगे, देख लेते हैं। पहले एक कर्व के लिए ये लीजिए, हमारा कर्व यहां बनेगा 0 x एंड y। यहाँ पे 5 की वैल्यू, यहाँ पे भी 5 की वैल्यू, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं छोटा सा बना रहा हूं। अब ज़रा ये बताइए किसको लें x पे और किसको लें y पे? प्राइस भी x पे आ सकता है, y भी x, क्वांटिटी भी x पे आ सकता है, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट चेंज है। भाई हमने तो ये देखा था कि जिसमें कांस्टेंट चेंज है उसको x पे ले लो, जिसमें नहीं है उसको y पे लो। लेकिन यहां पर तो दोनों में ही कांस्टेंट चेंज है। हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि हम यहां पे कुछ रूल बना लें। हम क्वांटिटी को लेंगे एक्स एक्सेस पे। हमेशा जरूरी नहीं कि हमारे जो भी चीज़ हमने सोची है वैसा अप्लाई हो जाए। इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो पा रहा है, हम क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखना क्वांटिटी विल बी ऑन योर एक्स एक्सेस इन केस ऑफ डिमांड कर्व, इन केस ऑफ सप्लाई कर्व। इस तरह के जो कर्व्स हैं उनके लिए आपको क्वांटिटी कहाँ मिलेगी? आपकी एक्स एक्सिस पे, और जो प्राइस है वो आपको वाई एक्सिस पे मिल जाएगा। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी बनाते हुए हम हमारे इस कर्व को बनाएंगे। मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो प्राइस हो गया हमारा y एंड क्वांटिटी इज आर x। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5। यहां पर हम इसका फर्स्ट पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2 एंड 4, नेक्स्ट पॉइंट 3 एंड 3, नेक्स्ट पॉइंट 2 x पे और 4 y पे, नेक्स्ट पॉइंट 1 x पे और 5 y पे। कुल मिलाकर के कुछ ऐसा कर्व जैसा बनेगा। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व नहीं होगा। मैंने जो वैल्यूज ली है ना, एटलीस्ट इनसे कर्व नहीं बनेगा। हालांकि डिमांड हमेशा कर्वी शेप का होता है, पर हम इसके नॉर्मल डिपिक्शन के लिए इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह से प्रेजेंट करेंगे। दिस इज आवर डिमांड कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। जब भी हमें x और y दो वेरिएबल्स दे रखे हो और उसमें कोई एक बढ़ रहा हो दूसरा कम हो रहा हो, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात को कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक तरह से उल्टा रिलेशनशिप है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, राइट? डिमांड कर्व वो भी किसका? इंडिविजुअल का, तो इसलिए कहलाएगा ये कौन सा डिमांड कर्व? इंडिविजुअल डिमांड कर्व।
इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो मैं क्या डेफिनेशन लिखूंगा? इट इज अ कर्व showing all the quantities of a commodity which a consumer is willing and able to purchase at various possible prices। मतलब मेरे को ये इंडिविजुअल डिमांड की भी जो डेफिनेशन है इसमें से कर्व की डेफिनेशन निकाल सकता हूँ। कैसे? स्टार्टिंग लाइंस की जगह लिखूंगा इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या इट इज अ कर्व जो क्या शो करता है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम होगी, जो अलग अलग क्वांटिटीज को शो करता है जो कि कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे परचेज करेगा। ठीक है, सो डिमांड में हमारा जो इनिशियल फेज है दैट इज डिमांड होता क्या है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी डिजायर के साथ मिक्स हो जाती है तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर डिमांड भी दो तरह की होती है, हमें इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से समझना है और मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझना है कि मार्केट में जो भी कंज्यूमर्स है सबकी मिलाकर के डिमांड कितनी है। सो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल द क्वांटिटीज जो कि कितने कंज्यूमर मांग रहे हैं, अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, एक कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही तो एक कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। ठीक है, डिमांड अलग चीज है, क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल ही अलग चीज है। डिमांड होता है पूरा का पूरा, क्वांटिटी डिमांडेड होता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो क्वांटिटी वो। जब मैं इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो मैं उसको बोलता हूं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जब मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता हूं तब मैं उसको बोलता हूं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इस सबको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड समझ लिया, मार्केट डिमांड क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है तो डिमांड ही है, बस एक कंज्यूमर की ना होकर के सारे कंज्यूमर्स की है। सो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। इट रेफर्स टू all the quantities of a commodity, all the quantities of a commodity which, यहां पर अ कंज्यूमर की जगह मैं लिखूंगा which all the consumers, which all the consumers इन द मार्केट, जो भी कंज्यूमर्स है मार्केट में सारे के सारे, आर, वापस से विलिंगनेस एंड एबिलिटी देखनी पड़ेगी, आर विलिंग एंड एबल
willing and able to purchase at various possible prices. At various possible prices. फिर से समझिए क्या होता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब सारे के सारे कंज्यूमर्स जो भी हैं, एक एक कंज्यूमर को पकड़ो, उससे पूछो तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम तुम्हारी डिमांड बताओ, और उन सब डिमांड्स को क्लब कर दो, ऐड कर दो, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग होगी, सबको अलग अलग प्राइस के लेवल पे ऐड कर दो। मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा उसके बारे में। पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। जैसे मान के चलिए कि मार्केट में टोटल 3 कंज्यूमर्स हैं, हमारा वही क्वांटिटी है, वैसा ही प्राइस होगा 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन इस बार कंज्यूमर एक ना लेकर के हम ले रहे हैं 3, Q1 Q2 और एक Q3। 3 कंज्यूमर है, Q1 Q2 और Q3। Q1 बोलता है कि यार मैं तो 1 के प्राइस पे 5, 2 के पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2 और 5 का प्राइस होगा तो 1 यूनिट कंज्यूम करूंगा। ये इसका पर्सपेक्टिव है इंडिविजुअल लेवल का। अब हर इंसान अपने हिसाब से अलग अलग डिमांड करता है, क्योंकि उसकी डिजायर अलग हो सकती है, उसकी विलिंगनेस टू पे अलग हो सकती है, उसकी एबिलिटी टू पे अलग हो सकती है। तो इसीलिए ये 3 फैक्टर्स की वजह से उसकी ओवरऑल डिमांड क्या होती है, अलग होती है। अब Q1 अलग हो गया, Q2 मान लीजिए कोई ऐसा होता है जिसकी डिजायर डिमांड ज्यादा है, या बोल सकते हैं कि वो अमीर है तो वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो वो बोलता है कि भाई 1 के प्राइस पे मैं 10 यूनिट्स, 2 के प्राइस पे मैं 8, 3 के प्राइस पे मैं 6, 4 के प्राइस पे 4 एंड 5 के प्राइस पे 2 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता हूं। ठीक है भाई, इट्स योर कॉल मिस्टर Q2। Q3 भी एक बंदे की डिमांड दिखा रही है, उसमें इन दोनों के बीच में कहीं पर जाकर के सेटल हुआ है 7, 6, 5, 4 एंड 3। मान लीजिए Q3 की डिमांड ये है, तो 3 लोग कौन से हो गए? Q1, Q2 और Q3, ये 3 लोगों की अलग अलग डिमांड हो गई। मान लेते हैं कि पूरे मार्केट में 3 ही लोग हैं, मान लेते हैं इस मार्केट में इन 3 लोगों के अलावा कोई है ही नहीं, तो इन तीनों की अगर मैं डिमांड को टोटल कर दूं, देखो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टोटल हो सकता है। 1 जब प्राइस है उस टाइम पे अलग टोटल हो सकता है, 2 के प्राइस पे अलग टोटलिंग हो सकती है, 3 के प्राइस पे अलग टोटलिंग हो सकती है। इससे हमें हर एक प्राइस पे ओवरऑल मार्केट में कितनी डिमांड है मिल जाएगी। अगर हम हर एक प्राइस के लेवल पे ऐड करते जाएंगे तो हमें ओवरऑल मार्केट में हर प्राइस पे कितनी कितनी डिमांड है वो मिल जाएगी, और वो कहलाएगी हमारी मार्केट डिमांड। मतलब मैं यहाँ पे अगर मार्केट डिमांड आपकी लिखूं, मार्केट डिमांड जो कि होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो वो कैसे निकालूंगा? इट विल बी 5 प्लस 10 प्लस 7। पहले क्या होगी? 5 प्लस 10 प्लस 7, दिस विल बी 22। नेक्स्ट हो जाएगी 4 प्लस 8 प्लस 6, दिस विल बी 18। नेक्स्ट हो जाएगी 3 प्लस 6 प्लस 5, दिस विल बी 14। इस तरह से हमारी सारी बन जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी 2 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। इस तरह से हमारी मार्केट डिमांड बन जाएगी, और ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? मार्केट डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल मतलब नथिंग, इट्स अ टेबल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को मैं स्केड्यूल कह सकता हूं। सो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या बताता है? अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज क्या होंगी, सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स इन द मार्केट विल बी योर मार्केट डिमांड। तो इट रेफर्स टू क्या? ऑल द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच कितने कंज्यूमर्स, इस बार यहां पे लिखा है ऑल द कंज्यूमर्स। इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन में हमने लिखा था विच अ कंज्यूमर, जो कि एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड कर रहा होता है। मार्केट डिमांड में हमने क्या देखा? विच ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। ये हुआ मार्केट डिमांड, वो हुआ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसका कर्व कैसे बनेगा?
सिंपल बात है, मैं प्राइस और मार्केट डिमांड को y और x एक्सिस पे ले लूंगा। प्राइस विल बी द सेम जो कि y एक्सिस पे आ रहा था। इस बार याद रखना x एक्सिस में हमारी लिमिट 5 तक नहीं है, हमें जाना है कहां तक, 22 तक। आर लिमिट विल बी अप टू 22। This will be your y-axis, this is x-axis. प्राइस तो सेम रहेंगे सर, 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेकिन क्वांटिटीज आपकी 22 तक पहुंच गई। देखो जरा, जब प्राइस 1 का है तो क्वांटिटी कितनी है, 22, तो 1 के प्राइस पे आप कहां पहुंच गए, 22 तक। और ऐसे ही जब प्राइस 5 है तो भी क्वांटिटी कितनी है, 6। मान लेते हैं 5 आता यहां तक, 10 आता यहां तक, 5, 10, 15, यहां पे है 20 एंड देन उसके जस्ट बाद 22। ये हमारा स्केल ले लिया। मेरा स्केल टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आई डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू यूज अ स्केल। आप बनाए तो स्केल से बनाना। सो जब प्राइस 5 है तब भी इसकी क्वांटिटी कितनी है, 6। ओवरऑल हमारा मार्केट डिमांड कर्व बनेगा ऐसा, दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। सर Q1 का कर्व कैसा बनता, देखो भाई Q1 का कर्व बनता 5 से 5 तक का, जो हमने पहले बनाया था इससे जस्ट पहले इंडिविजुअल का। आप इसको कंपेयर करो, ये Q1 का कर्व है, इसके साथ कंपेयर करो मार्केट डिमांड का कर्व, आपको साफ नजर आ रहा होगा दोनों फर्क है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व की स्लोप कैसी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। स्लोप समझते हो ना, स्लोप जो ढलान है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये स्लोप ज्यादा तीखी है। दिस स्लोप इज फ्लैटर, थोड़ा फ्लैट है ना ये कर्व। देखो ये कर्व धीरे धीरे उठता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, मीन्स दिस इज दिस, तो दिस इज फ्लैटर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कैन आई से दैट मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व? ये ऑब्जर्वेशन हमारे आगे काम आएगी। यस, मार्केट डिमांड कर्व is flatter as compared to individual demand curve। मैंने तो इन कर्व्स को बनाने में शॉर्टकट ले लिया, लेकिन आप पिन पॉइंट हर एक को प्लॉट करना, हर एक पॉइंट को प्लॉट करने के बाद स्केल से लाइन खींचना, आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो भी आप बनाएंगे वो मार्केट डिमांड कर्व के कंपैरिजन में उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। इंडिविजुअल की स्लोप ज़्यादा, मार्केट की स्लोप कम। मतलब मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप इनमें से कोई भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना के देख सकते हो। Q2 भी बनाओगे तो भी वो कैसा होगा, वो मार्केट डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैट होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व के कंपैरिजन में। सो आप बना के देखिए, Q1 के साथ Q2 और Q3 भी इस पे बना के देखिए, आपको कुछ इस तरह के कर्व्स मिलेंगे। ये आपका Q2 हुआ, आपका Q3 कुछ इस तरह का होगा, समथिंग लाइक दिस। तो Q1, Q2 और Q3 सबके कंपैरिजन में फ्लैट कौन सा है, मार्केट डिमांड कर्व। ऑलराइट, इसको भी कॉपी करिए, फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे।